नमस्कार छात्रों, मैं निरंजन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा के मॉडल सेट 1 को। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न में बोला कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर बी है 10√3, ऑप्शन नंबर सी है पाई और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए जो 3 है वो आपका सही जवाब है या फिर सही उत्तर है। तो जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी 3। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अपरिमेय संख्या, जो गलत है क्योंकि दो परिमेय संख्याएं आपस में गुणा होती हैं या गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या ही होता है। और इसमें दिया गया है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है परिमेय संख्या, हाँ ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या लिखा गया है, परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में आपसे बोला है कि 0 किस प्रकार की संख्या है, यानी 0 को हम किस प्रकार की संख्या के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अपरिमेय संख्या, जो गलत है, 0 को परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है अभाज्य संख्या और 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन क्या दिया है। सी में दिया गया है विषम संख्या, तो 0 एक विषम संख्या भी नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए, दिया गया है परिमेय संख्या और 0 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी 0 जो है एक परिमेय संख्या है, ये आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को कि प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं या फिर हैं, क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोला जा सकता है। पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं लेकिन परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में या फिर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है प्राकृत संख्या। क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, तो नहीं हो सकती हैं। कैसे, आप देखिए, यदि हम 1/2 एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, यदि हम इसको भाग दें तो भाग देने के बाद 0.5 आएगा और ये पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्याएं दशमलव के रूप में नहीं होती। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को बोला जाता है, उसमें पॉइंट नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, गलत। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में आपसे बोला गया है कि अपरिमेय संख्या है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल नहीं, जब परिमेय संख्या बोल दिया तो वो अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया हुआ है वास्तविक संख्या, लास्ट में जो बचा खुचा होता है वही हमारा उत्तर मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वास्तविक संख्या होता है। कौन, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसको है, इसको पहले समझिए। तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या के बारे में पूछ रहा है कि परिमेय संख्या होगा, तो हाँ परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या ऑटोमेटिक क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। इसीलिए चौथा का यानी प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी सभी परिमेय संख्या, चाहे कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ हो, वो एक वास्तविक परिमेय संख्या या फिर वास्तविक संख्या के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 का जो सवाल है वो है 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प के आधार पर हमको बताना है कि 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखिए 2 पाई को यदि हम लोग देखें तो पाई की जगह पर क्या हो जाता है, 22/7। जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44/7।
7 से काटिए इसको, 7 छक 42 बचेगा 2, इसके बाद डेसिमल देंगे 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 बचेगा 6। अब जब 6 आ गया तो 0 बैठाने के बाद कितना आएगा 60 हो जाएगा। 7 के पहाड़ा में 7 8 56, 7 9 63 बेसी हो जाएगा, यानी 6.28 आया किसका, फर्स्ट ऑप्शन का। ऑप्शन पहले लिख लीजिए, इसके बाद क्लियर हो पाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो है 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10/3 और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको 15/7 और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5वां का 11/4। इस सबको डेसिमल में बदल लीजिए और डेसिमल में बदलने के बाद देख लीजिए कि 3 और 4 के बीच में कौन आता है। जो आपका 3 और 4 के बीच में आएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला का हम लोग देख लिए, 2 पाई का हम लोग वैल्यू देखे कितना आ गया 6.28। अब हम लोग देखेंगे 10/3 का कि 10/3 का वैल्यू कितना आता है। जब आप भाग लगाइएगा ऐसे भी आप देखिए कि पहला ऑप्शन सही होगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में नहीं आया, ये तो 6 आ गया ना, तो 4 से ज्यादा हो गया, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है 10/3, तो 3 से जब भाग लगाइएगा तो 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर से दशमलव दिए तो 0 आ गया, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए क्या ये सही है, हाँ 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही उत्तर है। क्लियर है। जब हमको एक उत्तर सही मिल जाए, एक विकल्प सही मिल जाए, तो दूसरे विकल्प के तरफ हमको जाने की जरूरत नहीं है। यानी एक ही विकल्प यदि हम एक तरफ से देखते जाएं और वो विकल्प हमको सही मिल जाता है तो हम दूसरे विकल्प पर जाकर के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। ये प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या कहा गया है, बोला यदि 64 का पावर x, कितना 64 का पावर x बराबर दिया गया है आपको 8, तो आपसे पूछ दिया कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको हल करके आपको हम समझाते हैं। इसमें देखिएगा 64 का x दिया गया है। आखिर आपसे ऐसे कोई पूछे कि यहाँ जब 8 के रूप में है तो यहाँ भी हम किस रूप में लाने का प्रयास करेंगे, 8 के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो 8 8 64, 8 का पावर क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना 8। अब बताइए यहाँ 8 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब इसको हल कीजिएगा तो देखिए नीचे आधार बराबर होता है तो पावर अपने आप बराबर हो जाता है। ये नियम है। कैसे, तो देखिए हम आपको जब बता रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय आपको बताए थे कि a का पावर x बराबर a का पावर 3 दिया गया है, तो आधार यदि सेम होता था तो x का वैल्यू 3 हो जाता था, यानी पावर अपने आप बराबर हो जाते हैं। चलिए अगर इसका व्याख्या आपको देखना होगा तो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं और उसके लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या करेंगे। अब आधार यदि 8 8 है या 8 8 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2x बराबर कितना मिल जाएगा 1, और x बराबर जब हम निकालेंगे तो x के साथ ये 2 जो है वो क्या में है, गुना में। जब बराबर के उस साइड जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा x बराबर 1/2। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 1/2। जब ऑप्शन नंबर ए में ही हमको 1/2 दे दिया तो आगे के ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो सही है। ये छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बराबर 1/2 जो दिया गया है वही हमारा क्या है, सही उत्तर है या फिर सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। चलिए देखें अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को। इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद हमसे पूछा गया है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन को बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ सकें। x + y दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में हमको दिया गया है 2x² + 3x + 4। ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है 2x + 3y और +5, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3। इसमें एक चर हमसे पूछा क्या गया है, इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला मतलब अगर x है तो सभी जगह x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए, x और y z ये साथ में है। एक चर वाला मतलब सब में एक ही चर होना चाहिए। तो देखिए इसमें x और y आ गया,
आया क्या? तो ये एक चर वाला है क्या? नहीं। एक चर वाला देखिए यहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि सभी जगह एक्स हैं तो एक्स ही तो केवल आ रहा है, तो ये जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वो आपका सही होगा। तीसरा नंबर में आप चलिए, इसमें कोई चर है ही नहीं, सॉरी इसमें एक्स और वाई दोनों चर आ गए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी में आप देखिएगा तो एक भी चर नहीं है। तो जब चर संख्या है ही नहीं है तो चर वाला बहुपद कहाँ से आएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें हमारा एक ही प्रकार का चर संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो 7वां प्रश्न का ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग देखेंगे 8वें नंबर प्रश्न को कि 8वां नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। 8वां प्रश्न में है बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है। मतलब हमसे सवाल क्या कह दिया कि एक बहुपद दिया गया है, कौन? 2x + 6, और हमसे पूछ रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक का मतलब आप समझिए, शून्यक निकालने का मतलब x के स्थान पर कौन ऐसा संख्या रख दे कि वो शून्य दे दे। ठीक है, दो तरीका से हिट एंड ट्रायल विधि से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मान को रखिए और निकाल लीजिए, या फिर इतना बराबर 0 ले लीजिए और उसके बाद x का मान निकाल दीजिए, जो x का मान होगा वही आपका शून्यक होगा। तो चलिए यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ जो 2x है हमको लाना है 6 प्लस में, यहाँ दिया है, अगर यहाँ पे हम 6 माइनस में ले आए तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो यदि x में हम कितना मतलब सॉरी 2 में कितना से गुना कर दें कि ये -6 आ जाएगा, तो -3 से गुना कर देंगे। -3 से जब 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6, -6 और -6 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और जब कट जाएगा माइनस प्लस दोनों कट जाएगा, माइनस और प्लस 6 दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर है, साथ ही उसका चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, घट करके क्या हो जाएगा? समाप्त, यानी 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि -3 उसका एक क्या है? शून्यक है। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आया जैसे हम समझाए तो इतना बराबर जिसका शून्यक निकालने के लिए कहता है उतना बराबर हम लोग क्या लेते हैं? 0। अब 2x बराबर इस 6 जो आप देख रहे हैं बराबर के इधर है, जब उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब x बराबर हमसे कोई पूछे तो -6 बाई क्या हो जाएगा? 2 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया? -3, और यही आपका क्या है? शून्यक है। इस बहुपद का कह सकते हैं आप, या फिर समीकरण का कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया था? ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपको -3, ऑप्शन सी हमारा कहा है 6, और ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है -6। हमारा आंसर क्या आया? -3। तो -3 ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद 8वां सवाल के बाद 9वां सवाल। 9वां सवाल में हमसे बोला है कि बहुपद x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात क्या है। यानी घात आपसे पूछ दिया, घात का मतलब पावर, और हम और आप सभी लोग जानते हैं कि 9वां सवाल में जो पूछा गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया गया x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात हमसे पूछा गया। घात का मतलब किसी भी समीकरण में, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। लेकिन वो घात चर संख्या पर होना चाहिए। तो देखिए x क्या है? एक चर संख्या है, यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो आखिर सबसे बड़ा पावर कौन सा है? वही हमारा क्या कहलाता है? घात कहलाता है उस बहुपद का। तो सबसे बड़ा पावर 4 है, यानी इसका जो घात होगा वो कितना होगा? 4। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दे दिया गया है? 3। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें दिया गया है -3। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है 6, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4। अब बताइए, अभी तो हम बताए आपको कि सबसे बड़ा पावर क्या है? 4। तो इसमें 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। यदि इस वीडियो को और आगे आप देखना चाहते हैं या फिर और भी सेट का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उन लोग भी इस सेट का हल देख सकें। धन्यवाद।